हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत एंड इस क्विज में हम आपके लिए लेके आए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिएंट्स और उसके डिसऑर्डर्स हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज इस क्विज में आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि उसी तरह के क्वेश्चंस जो है नीट एग्जामिनेशन में आएंगे। सो सब स्टूडेंट आप सब अपने अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे, और जो बच्चा जो आंसर लिख रहा है और बाय चांस उसका आंसर गलत हो जा रहा है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। एंड क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो जस्ट नीट एग्जामिनेशन को देखते हुए ही तैयार किए गए हैं, या आप बोल सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उसी के पैटर्न पे ये सेट किए हैं। तो सब स्टूडेंट्स रेडी हैं क्विज के लिए? अगर रेडी हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में थम्स अप का साइन फटाफट सेंड कीजिए। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़ते हैं। चूज द रोंग स्टेटमेंट, दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी आप नीट का पेपर दो तो क्वेश्चन को ध्यान में रखो और वो पॉइंट जरूर अंडरलाइन करो जो पूछा गया है। अमंग द फॉलोइंग, सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। सेकेंड ऑप्शन है द optimum pH for the salivary amylase activity is 8.9. Third, renin help in digestion of milk protein. And fourth is cecum is a house of good bacteria in your body. आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो आपको 15 सेकेंड मिलेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए। फटाफट चारों स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से पढ़ना एंड बहुत केयरफुली आपको अपना आंसर टाइप करना है। फटाफट अपना आंसर लाइव चैट के अंदर फटाफट टाइप कीजिए और आपका टाइम खत्म होने वाला है। और ये रहा हमारे सामने राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। द ऑप्टिमम पीएच फॉर सैलिवरी एमाइलेज एक्टिविटी इज 8.9। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि इसकी एक्टिवेशन, ट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। रेनिन जो होता है वो स्टमक में होता है चाइल्ड के अंदर। मिल्क प्रोटीन का नाम फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। कितने बच्चों को पता है मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? रेनिन, जिसके ऊपर एक्ट करता है। फटाफट पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि मिल्क प्रोटीन जो है वो कौन सा है। फटाफट 2 क्वेश्चन का आंसर दो, मिल्क प्रोटीन कौन सा है और मिल्क शुगर कौन सी होती है। फटाफट, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकाल लिया हम लोगों ने। रेनिन जो है हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर। 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है मिल्क प्रोटीन। तो हम मानते हैं कैसिन को, और मिल्क शुगर है लैक्टोज। और जो सिकम है इसको हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया इसलिए है बच्चों क्योंकि ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में रह के हमारा भी भला करते हैं और इनका खुद का भी भला होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों, इस अनडाइजेस्टेड फूड से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड ले लेते हैं और बदले में हमें कौन से विटामिन, 2 विटामिन का फॉर्मेशन करवाते हैं। विटामिन के एंड विटामिन बी हमारे लिए क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलूंगी। और यहाँ पे जो अब हम आते हैं हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट पे कि 8.9 पीएच सैलिवरी एमाइलेज के लिए नहीं होती, तो कितनी होती है? इसकी सही पीएच होती है 6.8 पीएच पर सैलिवरी एमाइलेज जो है किसके ऊपर एक्ट करता है? स्टार्च पे। और किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसको सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट करता है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा। देखो बच्चों, आपकी ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि 4 में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। आपको करेक्ट
करेक्टली मैच आइडेंटिफाई करना है किस किस के बीच में, स्ट्रक्चर एंड सिक्रीशन के बीच में। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रूनर ग्लैंड, सैलिवरी एमाइलेज, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंसुलिन, गॉल ब्लैडर, बाइल, सैलिवरी ग्लैंड, लाइसोजाइम। आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों। फटाफट अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट। कमॉन 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 बच्चों, बहुत ध्यान से आपको स्ट्रक्चर और उसके सिक्रेशन को करेक्टली मैच करना है, करेक्टली। यानी कि 3 गलत है, 1 सही है, आपको उसे 1 सही को फटाफट पकड़ना है। चलो 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 चलो, और आपका टाइम खत्म हो गया और ये रहा हमारे सामने सही आंसर। ठीक है, यानी कि ब्रूनर ग्लैंड सैलिवरी एमाइलेज रिलीज नहीं करती। ब्रूनर ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, किसकी, हमारी GIT गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, सब जानते हैं। वैसे क्या करता है ये हार्मोन, कोई मुझे बताएगा ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज करता है या ग्लूकोज को ब्लड में डिक्रीज करता है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि इंसुलिन को कौन रिलीज करता है और वो ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? फटाफट अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। जस्ट आप को वॉच किया जा रहा है कि क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ओके ओके ओके, इंसुलिन जो है पैनक्रियाज रिलीज करता है और ये क्या करता है, ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको ग्लूकोज ब्लड वेसल में घूमता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये ब्लड वेसल से ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के सेल्स के अंदर डाल देता है। ठीक है, ऑर्डर करता है कि फटाफट ग्लूकोज सेल्स के अंदर भग जाएं, यानी कि ग्लूकोज के अमाउंट को ब्लड में डिक्रीज करता है। बाइल, कुछ बच्चों का ये आंसर जरूर आया है, आएगा या आया है कि गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रीशन होता है। बस यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, बिल्कुल गलत आंसर है। गॉल ब्लैडर जो होता है ना बच्चों, गॉल ब्लैडर इज अ स्टोर हाउस। ये क्या करता है, जस्ट स्टोर करता है बाइल का और देन इसको क्या करता है, रिलीज करता है। सिक्रीशन और रिलीज 2 बड़े अलग अलग टर्म है। सिक्रीशन का मतलब है, ये मान लो कोई सेल है और ये जो सेल्स हैं, इन सेल से कोई चीज़ आके इस तरीके से रिलीज हो रही है। कोई ब्लड कोई वेसिकल, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो एंडोक्राइन, ये गोल्जी बॉडी और इनकी ये वेसल्स आके यहाँ पे अपने फ्लूइड को जो रिलीज कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और बाइल जूस का या बाइल का सिक्रीशन जो है कौन सी सेल्स करती हैं, लीवर में। जरा इसका नाम लिखना भाई, मुझे नहीं याद आ रहा, लीवर में ऐसी कौन सी सेल्स थी जो बाइल जूस का सिक्रीशन कर रही थी? कोई तो मैजिशियन सेल्स होती है लीवर के अंदर, बिल्कुल सही आंसर, उसका नाम होता है हिपेटोसाइट्स। वेरी गुड, हिपेटोसाइट्स। तो गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करता है, ना कि सिक्रेट करता है। और हमारा सही आंसर जो है वो है लाइसोजाइम। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो है लाइसोजाइम भी सिक्रेट किया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये लाइसोजाइम जो होता है वो सेल वॉल को ब्रेक करता है बैक्टीरिया की, सबको पता है, और ये किल करता है किनको, बैक्टीरिया को। सो इस तरीके से इसका सही जो आंसर था वो 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, नहीं पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन एंड प्री मोलर। अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना है आपको। प्राइमरी और परमानेंट डेंटेशन के अंदर डिफरेंस देखना है, कौन से टीथ से होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है हमारे टीथ 2 बार आते हैं। आपका टाइम खत्म होने वाला है, फटाफट आंसर कर दीजिए और इसका सही आंसर है प्री मोलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। क्या होता है बच्चों कि हमें पता है हमारे जो टीथ है ना, अगर हम बात करें मिल्की टीथ के बारे में, ठीक है, या फिर हम इनको परमानेंट टीथ भी या प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं, सॉरी परमानेंट प्राइमरी टीथ। ठीक है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो कितने कितने होते हैं, इंसाइजर होते हैं 8, ठीक है, और कैनाइन होते हैं 4 और मोलर होते हैं 8।
तो इसका मतलब प्राइमरी टीथ के अंदर प्री मोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो मिल्की टीथ होते हैं। अब हम देखते हैं जब परमानेंट टीथ आते हैं तब क्या होता है बच्चों, परमानेंट टीथ के टाइम पे जो ये प्री मोलर टीथ होते हैं इनकी शेडिंग हो जाती है। ठीक है, आपको पता है दांत टूट जाते हैं हमारे, दोबारा से आते हैं और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये रिप्लेस होते हैं किससे, रिप्लेस बाय प्रीमोलर। ठीक है, तो परमानेंट टीथ हमारे कितने होते हैं, इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन 4, 8 होते हैं हमारे प्रीमोलर। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे और फिर 12 होते हैं हमारे पास मोलर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, ठीक है, ये हमें एक बार ही आते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम आते हैं हमारी लाइफ टाइम में। बाकी जितने भी टीथ है वो 2 बार आते हैं, डाइफोडंट होते हैं। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नहीं पता था तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करो। इसका जो सही आंसर है वो है प्रीमोलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एंड इट्स अ रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज। पहला ऑप्शन रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया, कोबालामाइन, बेरीबेरी, कैल्सीफेरॉल, पेलेग्रा और एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। आपको फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको फैट सोल्यूबल विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी को पहचानना है, इनमें से कौन सा है। ध्यान से आपको सारे विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, देन ही आप इस क्वेश्चन को आंसर को ढूंढ पाओगे। फटाफट अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो, टाइम खत्म हो गया है आपका बच्चों। और सही आंसर है रेटिनोल। जी हाँ, रेटिनोल। देखिए क्या होता है, रेटिनोल बेसिकली किसको बोला जाता है, विटामिन ए को। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया डिसऑर्डर होता है। जीरोफ्थैल्मिया डिसऑर्डर में क्या है, टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होती है, ड्राइनेस हो जाती है किसके अंदर, आई में, आंसुओं की कमी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो आपके दिया है बेरीबेरी और कोबालामिन बेसिकली हम जो विटामिन के लिए बोलते हैं, ये होता है विटामिन B12। और बेरीबेरी जो डिसऑर्डर है ये वाटर सॉल्यूबल जो है विटामिन B1 से होता है। पेलेग्रा ये विटामिन D है, ठीक है, और पेलेग्रा जो डिजीज है वो विटामिन 3 से होती है, दैट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल, और ये भी वाटर सॉल्यूबल है विटामिन C, और स्कर्वी भी वाटर सॉल्यूबल। ये सही मैच है बिल्कुल, विटामिन C की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। लेकिन ये सारे के सारे कौन से हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो हमें दिखाई दे रहे हैं विटामिन D को छोड़ के बाकी के सारे वाटर सॉल्यूबल है। तो अगर हम देखें विटामिन फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं, 4 होते हैं, A, D, E और K। बाकी के विटामिन B कॉम्प्लेक्स फैमिली जो है वो, और विटामिन C, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, म्यूकस, रेनिन, HCl। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अरे हो जाओ रे, टाइम स्टार्ट हो गया है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइलिन क्या होता है और उनको इनएक्टिव करने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक जूस का आंसर फटाफट लाइव चैट में आ जाना चाहिए। फटाफट कीजिए, आपका आंसर, टाइम खत्म हो चुका है। और सही आंसर है HCl, बिल्कुल सही आंसर है। टाइलिन बेसिकली किसको बोला जाता है, किस एंजाइम का नाम है टाइलिन, तो हमें पता होना चाहिए। टाइलिन बेसिकली बोला जाता है सेलिवरी एमाइलेज को। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, बक्कल कैविटी में। और ये हमें पता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो क्या होता है कि खाना एसोफेगस से जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक के अंदर कौन बैठा होता है, HCl। HCl की वजह से ये जो है वो क्या हो जाता है,
इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो पाता, किसके अंदर, स्टमक में, राइट। क्योंकि ना तो पेप्सिन को कोई प्रॉब्लम है, म्यूकस को भी नहीं है और रेनिन को भी नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों प्रोटीन को डाइजेशन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। आपको क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, आई होप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बट मैं बहुत शिद्दत से गलत होना चाहती हूँ बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटाफिन सेल प्रोड्यूस सेरोटोनिन, विल्किन काइनिन इज सिक्रेटेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, in cleusis deficient nutrient is nicotinamide, और फोर्थ ऑप्शन है ब्लीडिंग डिजीज अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट चारों ऑप्शन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानो। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, बट ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, हर एक बच्चा अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट है, बट जिसने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। चलो चलो चलो, आंसर इज अ राइट इज फर्स्ट ऑप्शन, अर्जेंटाफिन सेल्स प्रोड्यूस सेरोटोनिन। ये क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कैसे, पहले गलत कैसे हैं ये देखते हैं। विल्की काइनिन जो है वो रिलीज किया जाता है विलाई से, जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, जो कि स्मॉल विलाई किस में प्रेजेंट होते हैं हमें सबको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में लिखा है इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है चिलियोसिस, चिलियोसिस जो है वो एक डिसऑर्डर है, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, इस डिजीज में जो लिप्स होते हैं उनके जो ये कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे कट लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक बिल्कुल न्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन की कमी से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी चाहिए होती है, तो हमें चाहिए होता है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबो फ्लेविन, ठीक है। लेकिन निकोटिनामाइड से हो रहा है, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर है ब्लीडिंग डिजीज, ब्लीडिंग डिजीज जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, लगातार होती रहती है, तो ब्लड क्लॉट करने के लिए हमें विटामिन ई की जरूरत नहीं होती, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। बट अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दो, ब्लड क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बताइए कौन सा है, फटाफट अपने चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखो बच्चों। विटामिन ई तो नहीं है, तभी ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन के। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बताए जा रहे हैं। तो बच्चों एक बात अपने दिमाग में ना अच्छे से सेट कर लो कि ये क्विज एकमात्र ऐसे क्विज है जिसके अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, इससे रिलेटेड इसके इर्द गिर्द इसके सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको डिलीवर किए जाते हैं। लूट लो यहाँ से, जितना क्वेश्चंस का भंडार लगा हुआ है लूट सकते हो उतना सब लूट लो। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अर्जेंटाफिन सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है सेरोटोनिन, तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, सब बच्चे दुखी हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये अर्जेंटाफिन सेल्स क्या बला है, कहाँ से आगे कूद फांद के। तो चलो मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। चलो एक अलग से स्लाइड से हम इस चीज को समझते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, स्मॉल इंटेस्टाइन सेल्स के इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अगर आपको पता है 4 लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो इसकी म्यूकोसा लेयर के अंदर कुछ राउंड और फ्लैटेड सेल्स होती है जिनका नाम होता है अर्जेंटाफिन सेल्स, यानी कि इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन। पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लो कि इनको अर्जेंटाफिन सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्जेंटाफिन डाई से ये हो जाती है स्टेन, इसीलिए, ठीक है। इन सेल्स की कुछ सेल्स का नाम आपने सुना होगा, इनके एग्जांपल्स में लिखूं तो एंटेरो एंडोक्राइन, ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी थी, एस सेल्स होती हैं, के सेल होती है, ठीक है, सी के सेल होती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अर्जेंटाफिन सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको नहीं पता है तो इनको नोट करते हुए चलना कि इट कंटेन
ग्रैन्यूल्स। ठीक है बच्चों, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक बहुत ही शानदार केमिकल जिसका नाम आपके अभी ऑप्शन में था, केमिकल, और उस केमिकल का नाम होता है सेरोटोनिन, राइट। सेरोटोनिन बेसिकली क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, किसकी हेल्प से, नर्व सेल की हेल्प से। नर्व सेल्स प्लक्सेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल सेल्स होती है ना बच्चों, स्मूथ मसल सेल्स के कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जब मसल सेल की, स्मूथ मसल सेल्स में कंट्रैक्शन होगा तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस मूवमेंट से जो फूड है वो फूड सब्सटेंसेस जो हैं आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो सेरोटोनिन, ये पॉइंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, सबको पता होना चाहिए। अर्जेंटाफिन सेल्स का लोकेशन म्यूकोसा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्या रिलीज करती है, एक केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो कि प्लक्सेस की हेल्प से स्मूथ मसल सेल्स में कंट्रैक्शन करती है, जिससे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। राइट स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया। इसी वजह से ये ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस। ओ माय गॉड, ये क्या नाम है, ये कुछ ही बच्चों को पता होता है वैसे, क्या होता है, इज सिक्रेटेड बाई। इसके आंसर में बताऊंगी, सक्कस एंटेरिकस का नॉर्मल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बेकेक्स प्लक्स, सेकेंड है ब्रूनर ग्लैंड, थर्ड है पेयर पैचेस, एंड फोर्थ है क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों। बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वैसे बहुत आसान है। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है अगर पता है तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। चलिए चलिए चलिए, और आंसर आ गया इसका, क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। सक्कस एंटेरिकस बेसिकली किसको बोला जाता है, इंटेस्टाइनल जूस को। ठीक है, तो क्या होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा लेयर के अंदर, हमें पता है इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो विलाई के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये दो विलाई के बीच में इस तरीके से, ये दो विलाई के बीच में ऐसे छुपा हुआ सा रास्ता होता है, क्रिप्स बोलते हैं, छुपना या हिडन, इसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन, यानी कि कहाँ होता है, बिटवीन विलाई। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल सेल्स, और ये यहाँ से रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। ये है सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास आता है सब म्यूकोसा, और वहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रूनर ग्लैंड्स, और जो कि एक डक्ट से खुलती हैं, वो यहीं खुलती हैं इस तरीके से। ठीक है, वो भी कहीं आगे खुलती हैं, क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन में आके इस तरीके से डक्ट से खुलती हैं। इट्स ए ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो है बेसिकली ये होती हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड है, और ब्रूनर ग्लैंड बेसिकली क्या रिलीज करती हैं, तो आपको याद होना चाहिए पॉइंट, ये एल्केलाइन जो है म्यूकस को रिलीज करती है। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या रिलीज करती है, एल्केलाइन म्यूकस। ठीक है, जिसकी वजह से पीएच वहाँ, यानी कि इंटेस्टाइन में पीएच का लेवल जो है 7.8 के अप्रॉक्स बना रहता है। पेयर पेचेस इज अ लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, जो कि इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, और ये इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। और अर्बेक्स प्लक्सेस, ये क्या होते हैं, ये दो प्लक्सेस होते हैं जो कि नर्व्स का नेटवर्क है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की वॉल के अंदर। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आता है क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन जो होती हैं वो रिलीज करती हैं सक्कस एंटेरिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काइलोमाइक्रोन क्या है, तो इट्स अ स्मॉल फैट ग्लोब्यूल कोटेड प्रोटीन, सेकेंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कोटेड विद फैट। नेक्स्ट
aerobic microbe and fourth neural signals that stimulate intestinal secretion. टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट अपने दिमाग पे जोर डालो और काइलोमाइक्रोन को ढूंढ के निकालो। काइलोमाइक्रोन कैसी बला है, कहाँ से आया ये काइलोमाइक्रोन, क्या होता है? फटाफट आंसर अपना लाइव चैट बॉक्स में लिखो और अभी लिख दो क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है। और सही आंसर है इट इज़ अ स्मॉल फैट ग्लोब्यूल कोटेड विद प्रोटीन। काइलोमाइक्रोन बेसिकली क्या है अगर मैं बताऊं तो ये है हमारी माइक्रोविलाई कॉलुमिनर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे है ये विलाई के ऊपर हमें पता है विलाई के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, माइक्रोविलाई कंटेनिंग सेल्स, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बेचारे पड़े हैं। ये क्या है, ये खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते तो इनके चारों तरफ बाइल सॉल्ट आके इस तरह की मिशेल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और ये मिसेल जो स्ट्रक्चर है फिर सिंपली डिफ्यूज होके कहाँ पहुँचते हैं, माइक्रोविलाई कॉलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये दोनों घुस जाते हैं और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इनके चारों तरफ प्रोटीन कोट पहना होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोला जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, काइलोमाइक्रोन, ये यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, काइलोमाइक्रोन। तो इट्स अ राइट आंसर। ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इट्स अ काइलोमाइक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हिमोरिक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन C, विटामिन के। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एंटी हिमोरेजिक विटामिन आपसे पूछा गया है और भाई टाइम तो स्टार्ट ही नहीं किया था। चलो 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 आ गया टाइम, फटाफट अपने आंसर लिख दीजिए। अगर बच्चों आपको इस क्विज में मज़ा आ रहा है तो फटाफट लाइक करना क्यों भूल गए आप लोग, फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में थम्स अप भी बना दीजिए तो मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन को समझा दिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम आप गलत ना कर स्कोर। इसका सही आंसर है विटामिन के, राइट स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया, पहले तो इस लाइन पे आओ, एंटी हिमोरेजिक। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, ये लिख लेना नहीं पता तो, ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी, इन साइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई ब्लड वेसल्स फट गई मान लो, ठीक है, और जैसे अंदर की साइड में ब्लड हो रहा है। और अगर आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन ज़रूरी होता है, विटामिन के, तो इसको हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एंटी आ गया वर्ड, तो मतलब आपको वो विटामिन पहचानना है जो इंटरनल ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे, कैसे, क्लॉटिंग करके। तो आंसर जाएगा विटामिन के, विटामिन C, विटामिन B5, विटामिन 12 नहीं होगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में पहुंचाना है, हिपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी वैन, हिपेटिक पोर्टल वैन, हिपेटिक वैन। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को ध्यान में है कि कौन सा रास्ता था जो ग्लूकोज को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में पहुंचा रहा था। चलिए 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 फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। टाइम खत्म हो चुका है और सही आंसर आपके सामने, हिपेटिक पोर्टल वेन। क्या होता है बच्चों, ये हमने बनाया 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, और हमारे इस हार्ट से जाती है ऑर्टा, ठीक है, ये क्या है, ऑर्टा, ठीक है। और ऑर्टा से आर्टरीज निकलती हैं,
इस तरीके से ये आर्टरी गई लीवर में, ठीक है, और ये आर्टरी गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और भी लीवर्स में और भी ऑर्गन्स में जाती है। अब तुम यूँ मत समझ लेना मैम ने 2 बनाई है तो मतलब 2 में ही जाती है। अब विलाई हमें पता है क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब इन्होंने बहुत सारे ग्लूकोज को ले लिया, लेकिन इतना ग्लूकोज हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वैसे तो रूल होता है ब्लड वेसल्स का, हमें सबको पता है ब्लड वेसल्स जो है इनके 2 रूल हैं, या तो ये ऑर्गन टू हार्ट जाती हैं या हार्ट टू ऑर्गन जाती हैं, ठीक है, 2 ही रूल है इनके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्गन टू ऑर्गन जा रही है, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने विलाई ने जो ग्लूकोज लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ले लेता है, ये डायरेक्ट वैन को, यहाँ से भी वैन निकलती है, ठीक है, यहाँ से भी वैन निकलती है और वो जाके यहाँ ओपन होती है, ये क्या है, वेन्स, ठीक है, ये इंफीरियर वेना कावा जो कि हमारे राइट ऑरिकल के अंदर खुलती हैं, CO2 कंटेनिंग ब्लड लेके जा रही है। बट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना जो ब्लड है वो इंटेस्टाइनल वैन को ना दे के, यहाँ पे ये पाथ ना बना के उन्होंने ये वाला पाथ चूज किया, और ये पाथ कहलाता है पोर्टल पाथ। पोर्टल का मतलब होता है ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड का जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी वेन होती है, इसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वैन, राइट। सो यहाँ से वो लिवर में जाती है और लिवर से जो निकलती है वो होती है हिपेटिक वैन, ठीक है, और जो लिवर में आ रही है उसको बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सही आएगा हिपेटिक पोर्टल वैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बट दूर का रिश्तेदार है, किसके अंदर, किसमें हेल्प करती है, एरिथ्रोपोइसिस, पहले तो ये पता होना चाहिए एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है। देन फर्स्ट ऑप्शन है गॉबलेट सेल, चीफ सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस सेल। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट 15 सेकेंड है आपके पास और आपको अपना आंसर लाइव चैट में लिखना है, जल्दी कीजिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी। एरिथ्रोपोइसिस को पता है और इसका सही आंसर है पेराइटल सेल। अब आधे बच्चों को, हो सकता है कुछ बच्चों को, मे बी मैं गलत हूँ, सब बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बच्चा बैठा है वो डेफिनेटली नीट के लिए बहुत ही डेस्परेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये स्टमक है, और स्टमक की वॉल को अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे पीट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पीट्स बोलते हैं, ठीक है। और इन गैस्ट्रिक पीट्स पे लगी रहती है इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वैसे तो 2 टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होती है नेक म्यूकस सेल, ठीक है, ये तो होगी नेक म्यूकस सेल, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक जो सेल है हमारे पास यहाँ जो रहती है वो होती है, 2 तरह की सेल्स होती है, एक तो हमारे पास जो सेल है, एक है ऑक्जेंटिक सेल और एक होती है पेराइटल सेल, ठीक है, या फिर आप चीफ सेल भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पेराइटल, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, पेप्टिक, या फिर आप इनको चीफ सेल बोल सकते हो, ये पेप्सिन को रिलीज करती है, ठीक है, पेप्सिनोजन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और पेराइटल सेल जो है वो रिलीज करती है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेराइटल सेल का एक और नाम भी होता है, क्या नाम होता है पेराइटल सेल का, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना जरा बच्चों। पेराइटल सेल का एक सेकंड नेम भी होता है, फटाफट लाइव चैट में, फटाफट आपको देखा जा रहा है, लिखो लिखो लिखो, क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ, यस इसका नाम था ऑक्जेंटिक सेल, राइट स्टूडेंट्स। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, एक तो हमें पता है HCl रिलीज करती है, उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इनडायरेक्ट बताओ कि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC का फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या होता है, एक वो रिलीज करती है कैस्टल इंटर्नसिक फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर क्या करता है, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, कैस्टल एक्सटर्नसिक
फैक्टर। ये क्या है? ये बेसिकली विटामिन B12 का नाम होता है, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसको नोट कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सेल्स में से कुछ गैस्ट्रिक सेल वो जो HCl रिलीज करती है वही एक फैक्टर रिलीज करती है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर या विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और विटामिन B12 जो होता है क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था, हेल्प करता है RBC के मैच्यूरेशन में। ये पहले नहीं बताया शायद, वो ब्लड क्लॉटिंग की बात चल रही थी, RBC की मैच्यूरेशन और उसके फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से दूर का रिश्ता होता है पैराइटल सेल का, इनडायरेक्टली हेल्प करती है एरिथ्रोपोइसिस में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काइलोमाइक्रोन मैंने बता दिया है क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि आपको ये तो बता दिया इंटेस्टाइनल ल्यूमन से काइलोमाइक्रोन फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, वो विलाई और माइक्रोविलाई तक आ गए। अब हमें पता है माइक्रोविलाई से चीज़ें कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में, लैक्टियल में, कैपिलरीज में, ये पेरिटोनल कैविटी के अंदर। तो काइलोमाइक्रोन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्विज खत्म होने के बाद में सब बच्चे अपने अपने स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कितना आप लोगों ने स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए बच्चों फटाफट, और इसका सही आंसर है जैसा कि सब बच्चों ने दिया लैक्टियल। वेरी गुड, बहुत सही, लैक्टियल। क्योंकि जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो माइक्रोविलाई एंड विलाई की हेल्प से किस में जाते हैं, ब्लड वेसल्स में जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात है तो वो इनकी हेल्प से किस में जाएंगे, लैक्टियल में जाएंगे, लैक्टियल। ठीक है, तो लैक्टियल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हम इनको ऐसे बोल सकते हो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये। ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज में होता है। तो यहाँ पे लिम्फ जो है फैट एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच कैलोरी इज प्रोड्यूस इफ अ पर्सन टेक 10 ग्राम ऑफ बटर, कितना लिया है 10 ग्राम, 30 ग्राम ऑफ पोटैटो एंड 50 ग्राम ऑफ लीफ वेजिटेबल, तो कितनी कैलोरी उसमें बनेगी, 210, 410, 236, 400। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 210, 410, 236, 400। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू पता है तो ये चुटकियों में होने वाला आंसर है। चलो जी, हो गया टाइम, बताइए बताइए, इसका सही आंसर है 210। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? हम सबको पता है कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू आपको 3 चीज़ों की याद करनी है। किस किस की? एक तो प्रोटीन की, एक कार्बोहाइड्रेट की, और लिपिड या आप बोल सकते हो फैट की। प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, और लिपिड की होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, 10 ग्राम बटर इज ए लिपिड, तो 10 × 9 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 90। उसमें 30 ग्राम इसने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लिया है, तो ये हो गया 120। अब उसके बाद में 50 ग्राम लीफी वेजिटेबल लिया है। ठीक है, और लीफी वेजिटेबल में होता है सेल्यूलोज। ठीक है, अब इसको हमारी इंटेस्टाइन डाइजेशन इसका नहीं कर सकती, तो इसको हमें कोई ऐड नहीं करना, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एंटेरोकाइनेज इज नॉट सिक्रेटेड इट वुड अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, किसको अफेक्ट करेगा बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल्दी कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आएगा फटाफट। एंटेरोकाइनेज दिमाग पे जोड़ा लिए कहाँ था, अगर नहीं होगा तो किसका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी,
टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी 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 जल्दी। और इसका सही आंसर प्रोटीन। 15 सेकेंड इज सफिशिएंट। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत अच्छे से क्लियर है तो चुटकियों का आंसर है। अब क्या है, पहले तो ये क्लियर करो, एंटेरोकाइनेज क्या होता है। एंटेरोकाइनेज जो है कहाँ से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और ये जाके किसको एक्टिवेट करता है, तो ये पैनक्रिएटिक प्रोटीएज एंजाइम। पहले एक बात बताओ, कितने होते हैं पैनक्रिएटिक प्रोटीएज एंजाइम? मैंने आंसर दे दिया, 4 होते हैं। 4 टाइप के प्रोटीएज एंजाइम, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले। अब मेरे होनहार बच्चों, फटाफट इन चारों प्रोटीज का नाम लिखना जरा। किस किस बच्चे को पता है? चलो चलो चलो, एक सेकंड का टाइम, मतलब बहुत कम होता है। चलो अब मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट चारों पैनक्रियाटिक प्रोटीज का नाम लिख दीजिए फटाफट लाइव चैट के अंदर। आपके आंसर्स चेक किए जा रहे हैं, तो लिखो लिखो लिखो, कौन कौन से होते हैं पैनक्रियाटिक प्रोटीज एंजाइम। ठीक है, 4 होते हैं, मैंने ये बता दिया, 4 होते हैं, बिल्कुल 4। हाँ, आ रहे हैं बच्चों के आंसर सही। चारों के नाम कुछ इस तरीके से होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है ट्रिप्सिनोजन। हमेशा याद रखना, प्रोटीज एंजाइम हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, ताकि वो उसके खुद के प्रोटीन ना डाइजेस्ट कर दे, ठीक है। एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। और एक होता है प्रो इलास्टेज आएगा, प्रो इलास्टेज, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं, चारों ही कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिप्सिन में। और ये काम कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये काम किसने किया, एंटेरोकाइनेज। काइनेज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये ट्रिप्सिन बाकी इन तीनों को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही ये प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट हो गए तो ये प्रोटीन का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। दैट्स ऑफिशियल रोल। अब क्या बोल रहा है कि एंटेरोकाइनेज नहीं है तो ट्रिप्सिन बनेगा ही नहीं, ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो ये तीनों एक्टिवेट नहीं होंगे, तो किसके डाइजेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, प्रोटीन के डाइजेशन पे अफेक्ट पड़ेगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच विल नॉट बी प्रेजेंट इन एम्पुला ऑफ वैक्टर। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो ये पता होना चाहिए एम्पुला वैक्टर कौन सा है, सोडियम ग्लाइकोलेट, बिलीरुबिन, बाइकार्बोनेट, ट्रिप्सिन। टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, वो बच्चा ही सॉल्व कर पाएगा जो यहाँ पे बस थोड़ा सा अपना दिमाग सही मोड में एक्टिवेटेड रखेगा। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको सही बैलेंस्ड वे में काम करना आना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक तो ये एम्पुला ऑफ वैक्टर क्या है, और एक ट्रिप्सिन कैसे हुआ, पैनक्रियाज में प्रेजेंट तो था, मैम क्या कर रहे हो आप, है ना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये है हमारा स्टमक। अरे यार मैंने ना पोच सा कर दिया, दूसरे पेज पे बनाते हैं इसको ना, रुको मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, एक स्लाइड पे दिखा देते हैं ना। एम्पुला ऑफ वैक्टर दिखाने जा रही हूँ ना मैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सी शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम है, यहाँ पे हमें पता है स्पिंचर्स लगे रहते हैं, ड्यूडेनम है, ठीक है। और ये हमने बनाया लीवर, ठीक है। और लीवर जो है हमें पता है बाइलोब्ड होता है, और यहाँ से इस तरीके से क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से इस तरीके से ये आ रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और जो किस में जाके मिल जाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और ये है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये है पैनक्रियास, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये जो हिप्पेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे से ऐसे थोड़ी स्वेल होके यहाँ खुलती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैक्टर, ठीक है।
यहाँ पे स्पिंचर ऑफ ऑडी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हमारी डक्ट है वो कौन सी डक्ट है, ये वाली, ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं हिप्पिटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जो ड्यूडेनम में खुलती है, राइट। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने होती है। अब क्या है, यहाँ से जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नहीं होता बच्चों, ट्रिप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिनोजन होता है। अब आप आओ आंसर पे, क्वेश्चन पे। एम्पुला ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेक्टर होता है इस तरीके से, ये मान लो हमारी CBD आई, ये पाइल डक्ट, ये हिप्पिटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे ऐसे स्वेल पार्ट से ओपन होती है ड्यूडेनम रीजन में, तो ये हमारा एम्पुला ऑफ वेक्टर, ठीक है, जहाँ पे हिप्पिटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। तो देखो यहाँ पे सोडियम ग्लाइकोलेट क्या है, ये बाइल सॉल्ट है, ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल। बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट है, ये भी प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, ठीक है। और बाइकार्बोनेट, ये भी हमें पता है पैनक्रियाटिक नॉन एंजाइमेटिक पार्ट में बाइकार्बोनेट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ट्रिप्सिन नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर ट्रिप्सिन आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लीसन कैप्सूल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मैमल का, रेप्टाइल का, बर्ड का, आर्थ्रोपोड्स का। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ग्लीसन कैप्सूल क्या था, कहाँ था, ये अगर आपको याद है तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्लीसन कैप्सूल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल, रेप्टाइल, बर्ड या आर्थ्रोपोड। अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर कर रहे हैं बच्चे, और इसका सही आंसर है मैमल्स का। वेरी गुड, ना रेप्टाइल का, ना बर्ड, नहीं आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि मैमल के लीवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है, इस तरीके से। और इस हिपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ कवरिंग जो होती है, यानी कि इसके कवरिंग ऑफ हिपेटिक लोब्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट, मैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्टमक देयर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल, कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा एंड सर्कुलर मसल के बीच में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सेरोसा के बीच में, और एपिथेलियम या सर्कुलर मस्क्यूसा के बीच में। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट देखिए, 15 सेकेंड आपको, 15 सेकेंड के अंदर आपको अपनी लाइफ का डिसीजन करना है। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन कैसे, मतलब 15 सेकेंड में अगर आपका आंसर गलत हुआ तो 5 नंबर, क्योंकि 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 5 नंबर से तो भाई पूरे के पूरे सिलेक्शन रुक जाते हैं भाई लोग। सो इसका आंसर है फर्स्ट, म्यूकोसा एंड सर्कुलर मसल। ये क्या हो गया मैम, देखो हमें पता है, अगर हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ हमारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको अगर हम कट करके देखें तो हमारे सबसे चारों तरफ लेयर जो देखने को मिलती है वो होती है सिरोसा, सबको पता है, ठीक है। अरे मैंने ये गोल क्यों बनाया इसका, नहीं, इसको हम दूसरे स्लाइड पे समझते हैं, ठीक है। तो एक जो लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो होती है सिरोसा। सिरोसा के बाद आती है बच्चों मस्कुलर, ठीक है। अब सारी की सारी के अंदर तो एक होती है यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और फिर आती है सर्कुलर, ठीक है, ये होगी सर्कुलर, और फिर यहाँ पे आती है ऑब्लिक, ठीक है, और फिर आता है सबम्यूकोसा, और फिर आता है म्यूकोसा। इस तरीके से 4 लेयर प्रेजेंट होती है, एक और ये दूसरी, और ये इतनी होती है। तो पहले आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल, देन सर्कुलर, देन ऑब्लिक। तो अब सब म्यूकोसा तो ऑप्शन में ही नहीं दी, तो किस किस के बीच में होगी, सर्कुलर और म्यूकोसा के बीच में कौन बैठी है, ऑब्लिक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखो ऑप्शन में म्यूकोसा और सर्कुलरीज दी है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में कोई मसल नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल और सिरोसा के बीच में भी नहीं होगी, एपिथेलियम और मस्कुलरीज के बीच में नहीं होगी, तो सही आंसर ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट ऑप्शन है जाइमोजन सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल और जी सेल। अरे भाई ये क्या हो गया, चारों ऑप्शन तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, बहुत मतलब इतना बारीक डिफरेंस है, ये वही डॉक्टर ढूंढ पाएगा जो बहुत ही बारीकी से पेशेंट को चेक करना उसको पता है। हर एक क्वेश्चन आपको पेशेंट है बच्चों, तुक्का नहीं मार सकते, या तो आता है या नहीं आता है। फटाफट आंसर, टाइम इज अप। सो इसका फोर्थ आंसर है जी सेल। अब बच्चों के दिमाग में चलेगा मैम जी सेल गैस्ट्रिन तो रिलीज कर रहा था और वो सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये तीनों की तीनों सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। और ये क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, और ये कहाँ जाता है, ब्लड में। और ब्लड से ये किसको स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, किसके सिक्रेशन के लिए, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस को बनाने के लिए तो ये 3 सेल चाहिए थे, जी सेल्स नहीं, ये तो एक एंटेरो एंडोक्राइन सेल है जो कि हार्मोन रिलीज कर रही है, न कि जूस। जूस इज ए एक्सोक्राइन सिक्रेशन और हार्मोन इज ए एंडोक्राइन सिक्रेशन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा जी सेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर बच्चों तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, 2 काम इमीडिएटली करो। एक तो फटाफट इस क्विज को लाइक करो, सेकंड इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट इंटरवल थ्रू आउट द GIT ट्रैक विच लेयर इज थिकेंड एंड मॉडिफाइड इनटू स्पिंचर्स, जो बैक फ्लो को रोकता है खाने के, लॉन्गिट्यूडनल मसल, आउटर मोस्ट सिरोसा, सर्कुलर स्मूथ मसल, मस्कुलर इज म्यूकोसा। फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिए, टाइप कीजिए फटाफट। लॉन्गिट्यूडनल मसल था, आउटर, ये चारों लेयर बता दी, सिरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। हिस्टोलॉजी में आपने बहुत अच्छे से NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है। आंसर 15 सेकंड में आ जाना चाहिए, बहुत टाइम होता है 15 सेकंड अगर आपके पास कंसेप्ट आपका सही है तो। इसको हमेशा याद रखना, जो स्पिंचर्स होते हैं वो बेसिकली किस से बने होते हैं, किसका मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, ग्लाइकोजन। ये क्या बला होती है, पहले तो ये बता दो मुझे, मतलब बाद में बताना, अभी नहीं। एंड इट्स डेफिशिएंसी इम्पेयर वुंड हीलिंग, विटामिन K, D, A और C। टाइम स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, देन आंसर करना, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों। थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपके 5 नंबर से आपका सिलेक्शन गायब हो जा सकता है। मैंने सारे क्वेश्चन पूरे एलिमेंट्री कैनाल से कवर करने की कोशिश की है, चलो। और इसका सही आंसर है विटामिन C, ठीक है। तो पहली चीज, आपके बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, पहला तो मुझे ये बता दो, चलो पहले तो ये क्लियर करते हैं कि कोलेजन होता क्या है। व्हाट इज अ कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, क्या भला क्या है कोलेजन, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। कोलेजन क्या होता है, चलिए फटाफट लिख दीजिए, कोलेजन क्या है, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कोलेजन क्या है, क्योंकि कोलेजन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है ना वो आपके NCERT में ऑल्दो दिया हुआ है कोलेजन क्या होता है। अगर किसी बच्चे ने अपनी NCERT को थोड़ा ढंग से भी पढ़ा है तो उसको पता होगा कोलेजन क्या है, ठीक है। फटाफट लिखो इस क्वेश्चन का आंसर। कोलेजन क्या है, देखो कोलेजन जो है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर बात की जाए हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये, और कहाँ मिलेगा, हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाए कोलेजन है। कोलेजन बेसिकली क्या करता है, कोलेजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन की टाइटनिंग के लिए, या स्किन की स्ट्रक्चर को थोड़ा
स्ट्रेच रखने के लिए। अगर कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना तो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। एक्चुअली ये ऐसे समझ लो हमारी स्किन जो है टाइट टाइट रहती है यंग एज के अंदर, तो जो स्किन की स्ट्रेचिंगनेस है, उसका जो इस तरीके से टाइटनेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, ऐसे केस के अंदर हमारी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे, एजिंग इफेक्ट आने लग जाएगा। तो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, अगर आपको पता हो, एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड इज अमीनो एसिड है मतलब, और अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो मतलब एस्कॉर्बिक एसिड कौन से प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेजन। दूसरा, अगर विटामिन सी नहीं होगा तो क्या कमी आ जाएगी? हमारे घाव जल्दी से नहीं भरेंगे, वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट अगर नहीं पता था तो इसको प्लीज़ नोट कर दीजिए, ये आपके एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिया हुआ है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, प्लक्सस पे है। फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लोकेशन ऑफ अरबैक्स प्लक्सस इन द टीएस ऑफ द स्टमक वॉल इज लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, अरबैक्स प्लक्सस सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर, अरबैक्स प्लक्सस लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, सबम्यूकोसा अरबैक्स प्लक्सस लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, सबम्यूकोसा अरबैक्स प्लक्सस सर्कुलर मसल फाइबर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भाई। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि प्लक्सस क्या होते हैं, नेटवर्क या ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। बहुत ध्यान से, यानी कि हमारी जो हिस्टोलॉजी है ना, एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर के साथ 2 प्लक्सस भी प्रेजेंट होते हैं, और सही आंसर है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, अरबैक्स प्लक्सस एंड सर्कुलर। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में होता है आउटर टू इनर। कैसे, ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। एक स्लाइड लेते हैं। पहले तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को नहीं पता प्लक्सस क्या होता है। प्लक्स क्या होता है? प्लक्स का मतलब होता है नेटवर्क भी लिख सकते हो या आप ग्रुप भी लिख सकते हो। नर्व्स कितने टाइप के होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में? 2। एक का नाम है अरबैक्स प्लक्स, इसका एक और भी नाम है, इसको माइट्रिक प्लक्स भी बोल सकते हो, और दूसरे प्लक्स का नाम होता है मिशनर्स प्लक्स। इसका एक और नाम होता है सब म्यूकोसल। ठीक है, अब होते कहाँ हैं, कैसे? अभी अभी मैंने लोकेशन की मैं तुम्हें बात बताऊं, इस डायग्राम को ना अपने कॉपी में नोट कर लो अच्छे तरीके से, कभी आंसर गलत नहीं होगा। हमें पता है लास्ट जो लेयर है हमारी, ये कौन सी होती है? सिरोसा। ये कौन सी है? सिरोसा। और इसोफेगस में इसको एडवेंचिया के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद में आती है मस्कुलरीज, मैं ये इतनी बड़ी सी बना देती हूँ मस्कुलरीज, फिर सब म्यूकोसा, और ये होगी हमारी म्यूकोसा। ठीक है, ये कौन सी है? म्यूकोसा। और ये हमारी कौन सी हो गई? सब म्यूकोसा। और ये यहाँ से इतनी बड़ी हम लोग कौन सी बना रहे हैं? ये होगी मस्कुलरीज। स्टमक की बात चल रही है ना, राइट? तो स्टमक के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती है, ऑब्लिक, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आउटर, यहाँ पे कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद में आती है सर्कुलर मसल्स। ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे नेटवर्क ऑफ क्या प्रेजेंट है? नर्व सेल्स। ये होता है यहाँ पे अरबैक्स प्लक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फिर कहाँ आता है? यहाँ पे आता है, ये होता है सब म्यूकोसल प्लक्स। ठीक है, इस तरीके से एक और ये 2 प्लक्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहले सिरोसा, ठीक है, उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल, फिर हमारा अरबैक्स प्लक्स, फिर 3rd नंबर पे सर्कुलर,
फिर ऑब्लिक क्योंकि स्टमक की बात है, 5th पे सब म्यूकोसा, 6th पे म्यूकोसा। अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो देखो आउटर टू इनर बोला है ना, तो पहले कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, फिर आर्बेक्स प्लक्सिस, फिर सर्कुलर। समझ में आ गया, इसीलिए ये सही है, बाकी के तीनों गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रिच टू द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्टार्च फैट, सेकंड है फैट सेलुलोज, थर्ड है स्टार्च सेलुलोज और फोर्थ है प्रोटीन स्टार्च। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको वो फूड कंपोनेंट बताने हैं जो स्टमक में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर ये क्वेश्चन तुम गलत करते हो ना तो सच्ची कह रही हूँ, अपने अपने थप्पड़ लगा लो एक खिंचा खिंचा के, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्लियर करने का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जिससे आप फटाक से आंसर पहचान दोगे, दैट इज अ फैट और सेलुलोज राइट आंसर। वो छोटी सी ट्रिक थी स्टार्च, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमें पता है कि सेलेवरी एमाइलेज जो होता है, टाइलिन भी इसको बोलते हैं, ये किसको तोड़ती है, स्टार्च को तोड़ती है। तो जहाँ स्टार्च है मतलब वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। अब एक ही बचा, फैट को हमारी सलाइवा नहीं तोड़ सकती क्योंकि इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइपेज। ठीक है, उसके बाद में सेलुलोज तो हमारी बॉडी कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, चाहे कहीं पे भी हो, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो प्रोटीन एंड कैलोरीज, तो क्या होगा, और ये बच्चा जो है बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, तो किस डिजीज से सफर कर रहा है, रिकेट्स, क्वानक्वाशोरकर, पेलेग्रा, मरासमस। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बताया हुआ भी है, क्लास में भी बताया हुआ है तुम लोगों को। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग क्विज उनको मिलती रहेगी। इसका सही आंसर है मरासमस। क्या होता है बच्चों, डिजीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रिकेट्स डिजीज जो है वो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, हमारे पैर जो है ऐसे होने चाहिए, लेकिन रिकेट्स डिजीज के अंदर हमारे पैर जो है वो इस तरीके से होते हैं क्योंकि बोन जो होती है वीक और सॉफ्ट हो जाती है। रीज़न है विटामिन डी जो है हमें सूरज से, सन से मिलता है और कैल्सीफेरोल बोला जाता है। ये हमारी सेल्स के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है, जिससे बोन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्वानक्वाशोरकर एक प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिजीज है, PEM सॉरी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हम बढ़ते हैं। क्वानक्वाशोर के अंदर जो बच्चा है ना, उस बच्चे को एनर्जी सोर्स मिल रहा है, एनर्जी सोर्स मिल रहा होता है, यानी कि खाने को दाल मिल गई और खाने को चावल मिल गए। ठीक है, इनको दाल और चावल मिल गए, इनकी एनर्जी सोर्स तो है, ठीक है, वो तो है इनके पास, लेकिन किसकी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो डिजीज कौन सी हो जाती है, क्वानक्वाशोर डिजीज, अफ्रीकन डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। पेट बड़ा हो जाता है, ओडिमा हो जाती है बच्चे के अंदर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ना तो उसके पास न्यूट्रिटिव फूड है और ना ही उसके पास प्रोटीन है। ऐसे डिजीज में तो बच्चा मर ही जाएगा ना तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना लिपिड है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा डिजीज क्या कहलाता है, मरासमस। याद रखना इस बच्चे को, यानी कि ना उसके पास कोई एनर्जी सोर्स है और ना ही उसके पास प्रोटीन है, बिलो 1 ईयर चाइल्ड है। ऐसी डिजीज में स्टंट ग्रोथ हो जाती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती और एक्सट्रीम केस के अंदर बच्चे की डेथ भी हो जाती है। एक डिजीज रहेगी पेलाग्रा बेसिकली विटामिन B3 से होती है। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड ग्लूकोज, सेकंड है ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, थर्ड है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और फोर्थ है फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड। टाइम स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से नोट करना। कैरियर आयन, ये एक और क्वेश्चन हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, किन किन का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन होता है। बहुत एब्जॉर्प्शन ध्यान में होना चाहिए बच्चों, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। बिल्कुल सही आंसर है इसका एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। सब बच्चों को पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें पता है, देखो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना
जो भी फूड सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स है वो 3 तरीके से ये एब्जॉर्प्शन होता है उनका। कौन कौन सा? या तो एक्टिव वे से होगा, ठीक है, या फिर वो कैसे करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसमें तो ये लो टू हाई जाता है, यहाँ हाई टू लो, यहाँ पे भी हाई टू लो अलोंग द कंसंट्रेशन, लेकिन बीच में यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ये तो कोई और ही चीज़ बात कर रहे हैं, कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन अमीनो एसिड ग्लूकोज। एक्चुअली ये बात हमेशा याद रखना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन भी करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मैं बताऊँ इंटेस्टाइनल म्यूकर ल्यूमेन के बारे में, ठीक है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर कौन बैठा है? ग्लूकोज बैठा है, और ये होगी हमारी माइक्रोविलाई, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गए सोडियम आयंस, 2 सोडियम आयन, और यहाँ पे लगा हुआ है कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और इसका नाम है, रिसेप्टर है, इसका नाम होता है एस ग्लूट रिसेप्टर। अब क्या है, ये जो रिसेप्टर है ये कहता है मैं सोडियम को तो जाने दूंगा लेकिन ग्लूकोज को नहीं दूंगा। तो यहाँ पे सोडियम जो होता है वो ग्लूकोज से दोस्ती कर लेता है और इनके साथ मिलकर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो सोडियम आयन इधर आ जाते हैं और ग्लूकोज इधर आ जाता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसने हेल्प किया? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन एज ए कैरियर आयन है, प्रोटीन के हेल्प से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है और इस तरीके से ये माइक्रोविलाई के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में ये जो सोडियम आयन है वो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इनका, और ये आगे फिर ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर जाते हैं एक और रिसेप्टर GLUT2 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस। नहीं पता था तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेंट इन द रोड्स टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल of the human eye is derivative of vitamin B1, C, D और A। टाइम स्टार्ट होता है आपका। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बचपन से पढ़ते आए हो यार, ये क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का गलत नहीं कर सकता। यहाँ पे रोडोप्सिन पिगमेंट, फोटो रिसेप्टर सेल, ह्यूमन आई, डेरिवेट, ये वर्ड्स तो बहुत पुराने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पर्पलस रेड पिगमेंट, विटामिन ए, बिल्कुल सही। आपको पता है ना विटामिन ए जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, इसका नाम क्या है? रेटिनोल। लास्ट क्वेश्चंस में हमने जीरोप्थेल्मिया डिसऑर्डर, आंसुओं की कमी से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने देखा था नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है इससे, ठीक है। तो विटामिन ए का डेरिवेटिव है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्ड, जिंक, आयरन, नियासिन या कॉपर? फटाफट बता दिए। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। चलो 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 बताओ, इसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी रिक्वायर है यहाँ पे? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ज़्यादातर बच्चे दे पाएंगे। देखो जब क्वेश्चन नहीं आता ना तो उसको स्किप करने की आदत होनी चाहिए, लिख दो स्किप, ठीक है। देखो बच्चों, आपके पास है ना 2 ही ऑप्शन होने चाहिए, या तो आप आंसर करोगे तो बिल्कुल सही करोगे या उसको स्किप कर दोगे। नेगेटिव मार्किंग का कोई बीच में ना रखो ही मत, ठीक है। और जो नहीं आ रहा आंसर आपको, उसको नोट करते हुए चलो। इसका सही आंसर है जिंक। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होता है? पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, फटाफट लिखो। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या है? क्या भला क्या है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज? नाम से पता चल रहा है एंजाइम है। किस तरीके का एंजाइम है? प्रोटीज, राइट आंसर, प्रोटीज, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम हम पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। प्रोटीज एंजाइम कहाँ पढ़ा था भाई? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन कर रहा था। प्रोटीज एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले, प्रोटीन डाइजेशन करने वाले। कहाँ पढ़ा था? किस में होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज? पैनक्रियाटिक जूस में होता है ये, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर आर एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, कौन सी डिजीज करेगा?
इंडाइजेशन, जॉन्डिक, डायरिया, वोमिटिंग। सही आंसर ये तो आ जाना चाहिए यार। एंजाइटी और स्पाइसिंग, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया यार, कैसे आ गया। चलो, कभी कभी आसान क्वेश्चंस पे भी बच्चे मात खा देते हैं बेटा, इसीलिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत करते हैं। यहाँ पे एंजाइटी और स्पाइसी फूड में दो ऑप्शन में आपको, दो तीन ऑप्शन में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, और सही आंसर है इंडाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि इंडाइजेशन में अपना जस्ट इतना याद रखो कि इसके अंदर हमारे फॉल्टी डाइजेशन हो गया। ठीक है, बहुत ठूस ठूस के हम जब खा लेते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, या क्योंकि खाना ज़्यादा हो गया, मान लो 2 रोटी की भूख थी, तुमने 10 रोटी ठूस ली, तो तुम्हारे स्टमक इतना ज़्यादा तो एंजाइम रिलीज नहीं कराएगा ना, तो वो इंडाइजेशन करवा देगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया और एंजाइटी, ये मेन रीज़न होते हैं इंडाइजेशन के। जो चिड़चिड़ापन होता है, पेशेंट को लगता रहता है वो गलत फहमियाँ होती रहती है उसको, तो जस्ट एंजाइटी, घबराहट, जी घबराहट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो जॉन्डिक तो नहीं होगा, पीलिया जिसको बोलते हैं। डायरिया और वॉमिटिंग में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से लूज मोशन हो सकते हैं या बहुत वॉमिटिंग वगैरह हो सकते हैं। तो बस इन तीनों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे ये तो वही क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई हेल्दी पर्सन है, उसने डाइट में क्या लिया है, 5 ग्राम रो शुगर ली है, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन लिया है और 10 ग्राम प्योर बफेलो घी अल्ट्रेट करके लिया है विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी एंड 5 ग्राम लिग्निन लिया है। तो बताओ कितनी कैलोरीज उसने खाई है। 126, 144, 164, 112 टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये आप बड़े जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपको पता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में वो दो कैलोरीफिक वैल्यूज तुम्हें बता दी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बताई हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 मिनट में आ जाना चाहिए बच्चों, इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए थी। फटाफट, अगर आपको क्विज में मजे आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा यार बूस्ट करते हुए चलो, ऐसे कमेंट में कुछ कुछ तो अच्छा लिखो। और इसका सही आंसर है 144। चलो पहले तो बताओ कितने बच्चे हैं जिनको ऐसी क्विज में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आई थिंक मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर होने और ना होने दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटो सिर्फ क्विज को कंप्लीट करना नहीं है। क्वेश्चंस को ठीक है पढ़ लिया, टाइम पास कर लिया, आंसर दे दिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लिया, ये हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो ये है कि हर एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि हम नीट के पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम 2 मिनट भी ना लगाएं। अभी जो इतना तुम्हें टाइम लग रहा है गलत होने में, इतना भी नहीं लगना चाहिए, 15 सेकंड भी नहीं लेना चाहिए, विद इन 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलो चलो चलो, सब बच्चे थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों को ये क्विज में बड़े मजे आ रहे हैं। जितने ज़्यादा थम्स अप साइन, जितने ज़्यादा हार्ट साइन अगर आ रहे हैं, दैट मीन ये उनको बड़ा मज़ेदार क्विज लग रही है। फटाफट लाइक करते जाओ और कुछ तो ऐसे मतलब मुझे भी बूस्ट करो यार, मेरी भी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी नहीं तो इसका आंसर है एक्चुअली, एक हेल्दी पर्सन को कैलोरी बनाने के लिए क्या चाहिए, डाइट चाहिए। लेकिन एक टीचर को उसकी कैलोरी इंक्रीज करने के लिए सिर्फ बच्चों का एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है। उसको अपने अंदर कैलोरी या अपनी एनर्जी स्किल को बढ़ाने के लिए सिर्फ बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, दैट्स इट। सो इसका आंसर है 144। कैसे आया भाई 144? देखो उसने क्या खाया है, शुगर, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो 5 × 4, ठीक है, कितने हुए, 20, राइट। उसके बाद में फिर उसने क्या किया है, 4 ग्राम लिया है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है प्रोटीन आपका, ठीक है, तो कितना हो गया, 4 × 4, 16, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के भी कैलोरीफिक वैल्यू 4 होता है। फिर उसने घी लिया है कितना, 10, तो बफेलो का, 2 वेजिटेबल का, टोटल हो गया 12, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास, अगर हम देखें कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, 108। ओके, सो अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 144, ठीक है। अब इसने लिग्निन भी तो लिया है, बट लिग्निन तो नॉट डाइजेस्टेड, इसका नॉट डाइजेशन, इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 144। चलिए आगे नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू मुकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द
प्रोसेस कॉल्ड एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट। चारों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में बताया था। चलो आंसर फटाफट लिख दीजिए यहाँ पे। फ्रक्टोज को कैसे एब्जॉर्ब करोगे आप बच्चों? चलो 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 जल्दी जल्दी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, 15 सेकंड का टाइम है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये आ जाना चाहिए आपको। एक छोटी सी इंडेक्स बहुत हेल्पफुल रहती है, ये मैंने बनवाई भी थी क्लास में आप सब बच्चों को। तो वो जो इसका सही आंसर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमेशा याद रखना इसको, चाहिए आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि फ्रक्टोज जो है उसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिवेशन में एटीपी लगती है, इसमें कोई एटीपी नहीं है, इसमें भी कोई एटीपी नहीं है। ये हाई टू लो जाते हैं, ये लो टू हाई जाता है, तो इसलिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। फैसिलिटेट में हमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होता है। को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक कैरियर, अभी हमने पढ़ा था, आयन चाहिए होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ओके, आपको एक नोट करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है बच्चों। 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, फटाफट देखो। ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन ए म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl. Acini are present in a pancreas and secrete carboxypeptidase. Third, Brunner glands are present in the submucosa of stomach and secrete pepsinogen. And fourth, goblet cell are present in the mucosa of intestine and secrete mucus. चलिए बच्चों, टाइम स्टार्ट हो गए भाई। ये क्वेश्चन आपका कैरियर चेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर गलत हुआ ना ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत 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 ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि इसी से ही बच्चे का IQ पता चलता है कि वो कितना अच्छे से लाइंस को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो बाकी सारी बातें बिल्कुल सही थी। ऑक्जेंटिक सेल म्यूकोसा में होती है, HCl रिलीज करती है स्टमक में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन, 4 MCQ बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जान रहे हो तुम लोग। एसिनी इज ए एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, दिस सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, इज अ प्रोटीज एंजाइम। ये भी मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। ब्रूनर ग्लैंड्स, ये हमारी GIT की एकमात्र सब म्यूकोसल ग्लैंड है, पहली चीज। लेकिन बच्चों ये स्टमक में नहीं होती। बताओ कहाँ होती है? स्टमक में नहीं होती। फटाफट आंसर लिखो इसका, चैट बॉक्स में इसका फटाफट जल्दी से आंसर लिखो। क्या था, क्या मैं भूल गई? ब्रूनर ग्लैंड जो सब म्यूकोसल ग्लैंड थी बच्चों, पर मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे नहीं याद ये कहाँ थी। लार्ज इंटेस्टाइन में थी या स्टमक में थी या इसोफेगस में थी या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में थी? यार वाह क्या बात है। ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और क्या रिलीज करती है? एल्केलाइन म्यूकस रिलीज करती है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का pH एल्केलाइन रह सके। तो इसने दोनों बात गलत लिख दी। सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। तो मुझे बताओ कौन सी सेल होती है जो पेप्सिनोजन को रिलीज करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी सेल थी जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है? नाम बताना जरा इस क्वेश्चन का भी, जल्दी जल्दी बताओ। पेप्सिनोजन इज अ प्रोटीज एंजाइम जो कि इनएक्टिव है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी थी? पेप्टिक या चीफ सेल बोलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस, पहचान गए होंगे बच्चों सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियस। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपको। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फंस जाएंगे कुछ कुछ बच्चे, तो जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ाई की है वही फंसेंगे। बाकी तो जो क्लियर कट थॉट रखते हैं अपनी, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो 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 मेरे धुरंधर बच्चों, बता दो बता दो बता दो बता दो। न्यूक्लियस, वेरी गुड। तो बताओ, बिल्कुल न्यूक्लियोसाइडेज होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है सक्कस एंटेरिकस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है ये बताओ मुझे तुम लोग। चलो इतने स्मार्ट बन रहे हो ना। देखो एक चीज देखो, हम MCQ है इसमें से भी और MCQ बना रहे हैं। देखो क्या क्या टैलेंट है ना हम लोगों के पास। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे तोते की तरह रट के आए होते हैं ना, तो मैं जानना चाहती हूँ उसने ये रटा हुआ है कि न्यूक्लियस सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, तो फिर भाई कहाँ होता है ये बता दे, तू बता दे। बिल्कुल सही आंसर। कहाँ होता है? पेनक्रियाटिक जूस में होता है मेरे बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। राइट आंसर। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA पे अटैक करता है और क्या बना देता है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस न्यूक्लियोटाइड पे अटैक करते हैं, किससे हेल्प से?
फोस्फेटेज एंजाइम से न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेटेज जो होता है फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज आता है, साइडेज एंजाइम। ये और ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सक्कस एंटेरिकस में होते हैं। और ये शुगर को और नाइट्रोजन बेस को अलग कर देते हैं, फॉस्फेट को अलग कर दिया। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। बताओ भाई फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। इंसुलिन, ग्लाइकोजन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन एंड जीआईपी। टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा। यहाँ पे वही बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल से बड़ा क्लोजली नाता रख रहा है, बड़ा ज़्यादा उसका ध्यान रख रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा है, वही बता पाएगा कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं। आपको पता है ना जीआईटी हॉर्मोन्स रिलीज करती है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। तो हमें पता है जो हमारी GIT है ना, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटेरो एंडोक्राइन। ठीक है, इसमें 4 तरह की सेल्स होती है, पता है, एक G सेल थी, ठीक है, एक S सेल होती है, एक CCK सेल होती है, एक P सेल होती है। ऐसी हम लोगों को पता होनी चाहिए। ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसके अंदर मात नहीं खानी तुम लोगों को, ये गलत नहीं होना चाहिए कभी तुम लोगों का। ठीक है, तो ये एंटेरो एंडोक्राइन जो सेल्स होती है ना, सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया यहाँ पे। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर K सेल्स होती है, नोट P सेल्स, K सेल्स। ठीक है, K सेल्स होती है। G सेल जो होती है बच्चों कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, S सेल से फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ठीक है, सिक्रेटिन, ये सिक्रेटिन बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को, यानी कि नॉन एंजाइमेटिक पैनक्रियाज के फ्लूइड को रिलीज करने के लिए बोलते हैं। CCK से रिलीज होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बट ये ना याद रखना, CCK नाम बड़ा है। ठीक है, तो CCK नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना 2 जगह जाके स्टिमुलेशन करती है, एक तो पैनक्रियाज को भी बोलती है और प्लस गॉल ब्लैडर को भी बोलती है, ये याद रखना हमेशा। फिर आती है के से हमारा कौन सा निकलता है, आपका GIP क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। ये क्या करता है, स्टमक को जाके डांट फटकार लगाता है कि बस कर, अब तू ज़्यादा HCl रिलीज मत कर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, पैनेट सेल, जाइमोजन सेल, कुफर सेल या एर्जेंटाफिन सेल्स। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहेन, आपको पता है ना, क्रिप्स छुपा हुआ रास्ता 2 बिलाई के बीच में जहाँ पे बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे एक और सेल होती है जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को रिलीज करती है। कौन सी सेल्स होती है, जरा नाम बता दीजिए इस सेल का। और इसका सही आंसर जाता है बच्चों पैनेट सेल को। भाई पैनेट सेल जो है वो क्या करती है, ये म्यूकोसा में ही होती है बच्चों, याद रखना, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये क्या रिलीज करती है, लाइसोजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन को बैक्टीरियल एक्शन से रोकती है और लाइसोजाइम हमें पता है किल करता है बैक्टीरिया को। कैसे, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। ठीक है, सेल वॉल को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। कैसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, अब पैनेट सेल जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी इन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक है। जाइमोजन सेल, कुफर सेल और जेंटाफिन सेल्स इज अ रॉन्ग आंसर। कुफर सेल भी पर्सनल मैक्रोफाज या WBC बोल सकते हैं किसकी, लिवर का, ये क्वेश्चन भी आता है। कुफर सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे, ट्रिप्सिन इज अ प्रेजेंट इन, दैट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर या इलियम। आंसर स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया। चलो 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 फटाफट फटाफट, अब तो बहुत थोड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 45 है, 34 पे हम आ चुके हैं। ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन किसके अंदर है, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर या इलियम। ट्रिप्सिन कहाँ होता है, जल्दी 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 जल्दी, इसका क्वेश्चन आंसर गलत ही करोगे, मुझे पता था तुम लोगों का दिमाग तो है ही नहीं। ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में होता है, अब तुम लिख रहे हो पैनक्रियाज में हो रहा है भाई। अरे भाई पैनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिनोजन होता है। इट इज ए इनएक्टिव एंजाइम। मैंने पूछा है ट्रिप्सिन, इट इज ए एक्टिव एंजाइम, और एक्टिव एंजाइम बच्चों इंटेस्टाइन ड्यूडेनम रीजन में होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये ऐसे वेले क्वेश्चन नहीं है जो मतलब तुम्हें अकड़ बकड़ बम्बे वो करने से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंजाइम इन्वर्टेज याद रखना, हाइड्रोलाइज करता है किसको, किसमें, ग्लूकोज को सुक्रोज में, सुक्रोज को ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को सुक्रोज में। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेज किसको बोला जाता है। इन्वर्टेज किसको कहा जाता है, किस एंजाइम को, किस कार्बोहाइड्रेट एंजाइम को बोला जाता है। ड्यूडेनम में रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, इतना भी बता दिया मैंने, अब आंसर तुम खुद दे दो बेटा। इन्वर्टेज बोला जाता है सुक्रेज को, ठीक है, किसको बोलते हैं, सुक्रेज को बोलते हैं। सुक्रेज क्या करता है, स्टार्च सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पेरास्टालासिस मूवमेंट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो पूछता है सबसे कम कहाँ होती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टमक में, ड्यूडेनम में, रेक्टम में, इसोफेगस में। सबसे कम लीस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट सॉरी किस में होती है, फटाफट फटाफट बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, किस में होती है, किस में होती है। अरे यार मैंने टाइम तो स्टार्ट ही नहीं किया, आंसर आ रहे हैं फटाफट। तुम लोग है ना ऐसे अच्छा अच्छा कुछ लिख नहीं रहे हो, देख लो भाई तुम लोग ऐसे फटाफट मेक्स अ हार्ट, थम्स अप, जल्दी जल्दी कुछ कुछ ऐसे बीच में ना मेरे को एनर्जी ड्रिंक दिया करो साथ साथ में तुम लोग। इसका सही आंसर है रेक्टम। रेक्टम में सबसे कम लीस्ट पेरास्टालसिस मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट पावरफुल एंजाइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, कौन है, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज या स्टेप्सिन। लिंगुअल लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जल्दी बताओ भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये आपका डेफिनेटली नीट का क्वेश्चन है। नीट बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जल्दी जल्दी। मोस्ट पावरफुल एंजाइम कौन सा होना चाहिए, ये कौन सा एंजाइम आ गया मैम, हमें नहीं पता, इसको जानते हो, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये इसी का ही दूसरा नाम है। जिंदगी में ना हमेशा याद रखना, सबसे पावरफुल एंजाइम जो आते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं, क्योंकि ये जूस सबको एडजस्ट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी, लिपिड को भी और न्यूक्लिक एसिड को भी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम विच एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, मुझे पता है, चिल्लाओ मत, एंटेरोकाइनेज होता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। सीक्रेट कौन करता है उसको, हिपेटोसाइट, एंटेरोसाइट, पैनक्रियाटिक सेल या गैस्ट्रिक सेल। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लगाने वाले बच्चों की ना लॉटरी लग गई होगी, क्योंकि वो ना बहुत ऐसे मैचिंग कर रहे होंगे बैठ के। एंटेरोकाइनेज तो हमें पता है, लास्ट क्वेश्चंस में आया था, मैम ने बताया भी था, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, लेकिन क्वेश्चन आ गया कौन सी सेल करती है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटेरोसाइट, बिल्कुल सही एंटेरोसाइट। एंटेरो वर्ड यूज करते हैं हम, जैसे कि हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, किसके लिए, लीवर के लिए, है ना। कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मैं भूल गई, जरा बताना। कार्डियक किसको बोलते हैं हम लोग, पल्मोन और कार्डियक, फटाफट लिखो। पल्मोन और कार्डियक किसको बोला जाता है, हिपेटिक वर्ड, हिपेयर वर्ड यूज फॉर लीवर। पल्मोन किसके लिए होता है, पल्मोन और कार्डियक, कार्डिया, पल्मोन और कार्डिया वर्ड फटाफट लिखो भाई, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। यस, पल्मोन फॉर लंग्स, कार्डिया फॉर हार्ट। तो वैसे ही एंटेरो वर्ड आते हैं ना, समझ आना, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन या जीआईटी की बात हो रही है। तो एंटेरोसाइट वो सेल्स होती है जो क्या रिलीज करती है, एंटेरोकाइनेज, जो किसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। हिपेटोसाइट कहाँ होती है, लीवर में होती है, ये पैनक्रियाज में होती है, ये स्टमक में होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। चूज ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ बाइल जूस। क्या है, बाइल सोल्ट, लेसिथिन, लाइपेज, बाइकार्बोनेट। बताओ भाई क्या नहीं होता बाइल जूस में, इनमें से कौन सा ऑड लग रहा है तुम्हें, फटाफट पहचान दो। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे तुम्हें देने लायक नहीं था। एक छोटी सी बात, एक रहस्यमयी बात है बाइल जूस के बारे में, जिस बच्चे को पता है वो एक सेकंड नहीं लगाएगा इस क्वेश्चन को करते हुए। बाइल जूस के अंदर कभी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, बाइल जूस में एब्सेंस होती है किसकी, डाइजेस्टिव जूस की। तो इट्स अ लाइपेज, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, लिपिड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बाइल जूस कभी भी डाइजेशन नहीं करता, ठीक है, ये हेल्प करता है। तो वो बाइल सोल्ट होता है, लेसिथिन होता है, बाइका। अच्छा एक बात बताओ, ये लेसिथिन क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर करना, किस बच्चे को पता है ये लेसिथिन क्या है। चलो 3 ऑप्शन दे देती हूँ, एक एमसीक्यू में भी एमसीक्यू बन गया। देखो कहने को हमारे पास 45 क्वेश्चन है, मैंने पता नहीं कितनी 45 तुम्हें बता दिए। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। जल्दी जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने बच्चों को पता है कि लेसिथिन क्या होता है। चलो चलो चलो, यहाँ पे पता चल जाएगा कितने बच्चे यहाँ पे धुरंधर हैं और कितने बच्चे यहाँ पे बस मस्ती करने के लिए आए हुए हैं। चलो बताओ, फटाफट बताओ, क्या 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 होता है ये, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन, हाँ फोस्फोलिपिड है, ठीक है। ये आपका नीट का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसको नोट कर लेना, नहीं पता तो लेसिथिन। वैसे तो बायोमोलिक्यूल के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में पता है, लेसिथिन की बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में ना फोटो भी दी हुई है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। पर वही बात है, कौन जाए बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में देखने के लिए। इमीडिएटली जैसे क्विज कंप्लीट होती है आप चेक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सलाइवा, बायोकार्बोनेट, लाइसोजाइम, ग्लूकोज, इम्यूनोग्लोबिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत एक गरीब क्वेश्चन, इतना गरीब मतलब इतना इजी कि आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ना तो भी सही होगा। अब अगर फिर भी गलत हो रहा है ना तो इसका मतलब तुम पहले बक्कल कैविटी की अच्छे से सैर करके आओ। अभी तुम्हें बक्कल कैविटी भी नहीं पता अच्छे से, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही आंसर है ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट होता है, लाइसोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबिन। ओ माय गॉड, ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, इम्यूनोग्लोबिन किसको बोलते हैं। और 2 क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्यूनोग्लोबिन, और कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है सलाइवा में, चलो बताओ। सलाइवा में इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, हाँ बिल्कुल सही, इम्यूनोग्लोबिन होता है एंटीबॉडी, राइट, एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। चलो मेरे धुरंधर बच्चों बताओ कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, जल्दी जल्दी आंसर करो, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है। एंटीबॉडी जो है 5 टाइप की होती है, 5 में से कौन से वाली आती है सलाइवा के अंदर, IgA, ठीक है, IgA की प्रेजेंस होती है, ठीक है। जितने भी बॉडी सिक्रीशन होते हैं ना उनके अंदर IG होता है, ठीक है। चाहे फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम हो, मदर मिल्क जो होता है, टीयर के अंदर हमारी सलाइवा में सिक्रीशन में जब भी आती है IgA आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग स्पिंचर ऑफ ओडाई, ये मैंने वैसे बता दिया है कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने में तुम्हें मैं टाइम बहुत कम दूंगी क्योंकि मैंने बता दिया, ये मैंने बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, कॉमन बाइल डक्ट, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। चलो 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 चलो, बस खत्म होने वाले क्विज, 4 क्वेश्चन रहे हैं बेटा, फटाफट फटाफट, मैं
हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये तो मैंने विद डायग्राम आपको बताया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन बाइल डक्ट तो लिवर और गॉल ब्लैडर से आ रही होती है, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज से आ रही है, और कॉमन हिपेटिक डक्ट लिवर से आ रही होती है, ठीक है। तो ये स्पिंचर ऑफ ओडी जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ इज मे ग्रो ट्वाइस इन अ लाइफ, ये भी बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया हुआ भाई, ये भी मतलब ठीक है यार, मेरे से नाइंसाफी हो गई, मतलब मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें इस क्वेश्चन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आंसर दूर की रिश्तेदारी में बता दिए जब हम टीथ पढ़ रहे थे, है ना। पहला जो क्वेश्चन आया था इस क्विज में उसमें बताया हुआ है। चलो चलो आंसर करो फिर फटाफट। 32, 28, 20 एंड 12 सिर्फ ट्वाइस, 2 बार आते हैं जिंदगी में। कितने टीथ होते हैं जो 2 बार आते हैं? बिल्कुल सही आंसर 20, ठीक है। क्योंकि प्री मोलर कितने, 8 तो प्री मोलर, और कितने 4 मोलर, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले विजडम टीथ, ये एक ही बार आते हैं जिंदगी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, किसी एक को छोड़ के, इसोफेगस, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन, स्टमक। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, क्या बात है, लास्ट के क्वेश्चन बड़े आसान से दिए जा रहे हैं। चलो चलो चलो, एनर्जी बूस्ट मेरे को भेजो साथ में इन क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्विज में मजा आ रहा है, क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, मैं क्विज तभी बनाऊंगी जब तुम मुझे ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे कि हाँ मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्विज, एंड थम्स अप और हार्ट साइन मुझे भेजोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है इसोफेगस, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा की इनर लाइनिंग, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर तो बहुत ही तगड़ी कॉल्यूमिनर होती है कुछ इस तरीके से, और स्टमक के अंदर भी इस तरीके से रिग्स प्रेजेंट होते हैं, रगीज बोला जाता है, रूगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमें विलाए और माइक्रोविलाए देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोविलाए लिख रही हूँ यार, समझ जाओ तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पे नहीं होता, कॉल्यूमिनर नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जिन बच्चों को अच्छी लग रही है क्विज और ऐसी क्विज चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, अपने बाकी के जितने भी दोस्त हैं उनको यहाँ पे इनवाइट करो, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बन सके तुम सब बच्चों के बीच में, है ना। मुझे भी पता चल सके हमारे वाले कितने धुरंधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल ऑफ टीथ इज सेक्रेटेड बाय एमेलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओ माय गॉड, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। एनिमल मुझे पता है, तुम सब जानते हो। अगर ये क्वेश्चन दे देती ना, एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बताओ, तो कूद कूद के आंसर आ जाता है एनिमल, क्योंकि इसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर होता है। पूरे एनिमल किंगडम का ये एकमात्र सब्सटेंस है जहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है, और इसको बनाने वाली एकमात्र सेल होती है एमाइलोब्लास्ट। एनिमल कहाँ होता है? ये हम टीथ बना रहे हैं, तो टीथ की जो शाइनी सरफेस आपको जो दिख रही है, जो चमकती हुई दिख रही है, वो क्या होता है? एनिमल। और इसको बनाने वाली सेल्स कौन सी होती है? एमाइलोब्लास्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। पैराइटल सेल्स ऑफ म्यूकोसा इन स्टमक सीक्रेट, बहुत आसान, निहायत इंपॉर्टेंट और निहायत ही इजी, म्यूसिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक एसिड, ऑल ऑफ दी अबव। पैराइटल सेल बताना है, आंख बंद करके स्टमक किसको रिलीज करता है ये नहीं बताना आपको, पैराइटल सेल बताना है, पैराइटल सेल। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? मुझे पता था इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सही ही दोगे, गैस्ट्रिक एसिड। बताना जरा ये गैस्ट्रिक एसिड कौन सा होता है, ये तुम्हें पता है? चलो चलो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम खुद ही बता दोगे क्या होना चाहिए। गैस्ट्रिक एसिड HCl होता है, राइट। सो ये थे आपके 45 क्वेश्चंस, जिनके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले ताकि तुम्हारा मोरल डाउन ना हो सके, तुम बेहोश ना हो जाओ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना आसान लग रहा था और ऐसे क्या ब्लंडर क्वेश्चन मैम ने डाल दिए। तो अच्छे क्वेश्चन की पहचान यही होती है, हार्डनेस से नहीं होती है। क्वेश्चन हार्ड तब लगता है जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा नॉलेज नहीं होता, राइट। सो अगर ये क्विज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को समझना चाहते हो, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करवा रही हूँ मैं, क्वेश्चन तुम्हें समझा भी रही हूँ, तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना, और जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको यहाँ इनवाइट करो, ताकि मुझे भी तुम्हारा एक पता चले कि कितने मेरे बच्चे हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स के साथ कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब सब बच्चे लाइव चैट में नहीं, अपना कमेंट बॉक्स में अपने जितने मार्क्स उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही कितने गलत, सबका ब्यौरा मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए क्विज के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।